हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट इंडिया में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, नेट सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल, यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके कई महत्वपूर्ण ऐसे स्थल हैं जिनकी संस्कृति हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। जैसे जॉर्वे है, मालवा संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, सवालदा संस्कृति। ऐसे कई महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं जो हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति से जुड़ी हुई है। यस दोस्तों, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का नवपाषाण काल के बाद में एक ऐसा टॉपिक जो हमें धातु काल की ओर लेकर के जाता है, यानी कि पत्थर से मनुष्य धातु की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मनुष्य ने अपने धातु का विकास किया, कैसे धातु के उपकरण बनाए, कैसे उसने उनका उपयोग किया और कैसे उसका उसके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आया। और साथ के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, वो भारत में कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे विकसित हुई हैं। तो हम इसके सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे और बिल्कुल रूट लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक और फैक्ट से लेकर कंसेप्ट तक। जैसे मैंने आप लोगों से कहा है, कहीं आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक ही क्लास में सब कुछ कर लेंगे, बस एक बार ढंग से नोट्स बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लास को ढंग से पूरी सुनिएगा, पूरी समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक रहेगा। हालाँकि आप लोग जब इस ताम्रपाषाण संस्कृति को पढ़ते होंगे तो मुश्किल से मतलब एक पेज में सारा मटेरियल खत्म हो जाता है कि भई राजस्थान में ये संस्कृति है, महाराष्ट्र में ये संस्कृति, यहाँ से हमको ये एविडेंस मिला है और इस काल में मनुष्य ने ये तांबे के औजार प्राप्त किए, तो पहला औजार यहाँ से मिला, दूसरा औजार यहाँ से मिला, ये कुछ चीज़ें। बेटा लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा ए टू जेड चीजें, इसकी हिस्टोरियोग्राफी से लेकर के इसके पूरे डायमेंशन के कैसे किस तरीके से इसमें बदलाव आया, कहां कहां पर किस तरीके से। तो चलिए आज का लेक्चर नंबर 7, प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, यूजीसी नेट, सीयूईटी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रपाषाण काल। ओके। और इसकी क्लास की पीपीटी और अन्य पीडीएफ को अगर आपको कलेक्ट करना है, कंटेंट चाहिए करंट अफेयर से लेकर के हर एक चीज तक, तो ये रहा मेरा आपका बारकोड टेलीग्राम का। फटाफट इसको स्कैन करिए, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके। तो चलिए, और ये मेरा छोटा सा परिचय जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिएगा। मनोज कुमार, यूपी पीसीएस सेलेक्टेड, 3 टाइम आईएएस इंटरव्यू फेस, 17 साल से ज्यादा हो गए टीचिंग एक्सपीरियंस के। और टेलीग्राम व्हाट्सएप का नंबर है मेरा ये वाला, केवल मैसेज करने के लिए है, कॉलिंग के लिए नहीं है। अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे, मैं तो खैर रहूंगा ही रहूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ताम्रपाषाण काल के बारे में। प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे वन बाय वन। नवपाषाण काल के बाद पुरातत्वविदों ने ताम्रपाषाण युग की जानकारी दी और इस काल को हम एक तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल बोले कैसे? धातु काल और प्रस्तर काल के दोनों के बीच का है। यानी कि एक तरफ है आपका प्रस्तर युग और दूसरी तरफ है आपका धातु युग। यानी कि इस तरीके से धातु युग और प्रस्तर युग के बीच का संक्रमण काल आपका बन जाता है कुल मिलाकर के। ध्यान रखिएगा। अब इसमें ताम्रपाषाण काल का मतलब क्या है? तांबे की वस्तुओं का उपयोग मनुष्य ने करना शुरू किया। यानी कि इस युग में मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों के साथ साथ के साथ धातु यानी कि तांबा का उपयोग करना शुरू किया। उपयोग शुरू, इसीलिए इसको हम कहते हैं ताम्रपाषाण, क्योंकि दोनों चीजें इसके साथ चलती हैं। और इसका जो उपयोग किया गया दोस्तों, वो उपकरण और आपके आभूषण सभी चीजों के लिए हो गया था। ये ध्यान रखना। बात आती है इसके कि आखिर ये सब चीजें हुई कैसे,
किस तरीके से हुई, कहाँ पर हुई, क्यों हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रॉपर तरीके से। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब मनुष्य पत्थर के युग में, नवपाषाण काल के युग में था, जब उसने ग्रामीण संस्कृति का विकास किया था, तो वो पत्थरों से एक बेहतरीन उपकरण बनाने की कोशिश करता था। एक कहानी को सुनिएगा। बेहतरीन पत्थर के औजार बनाने की कोशिश करता था और इस क्रम में वो बढ़िया से बढ़िया पत्थरों का उपयोग करता था। उन पर पॉलिश करता था, जो बहुत मजबूत होते थे। इसी क्रम में उसे पत्थर खोजते-खोजते इस तरह का एक मटेरियल उसको मिला, जो टूट नहीं रहा, वो पत्थर से मारने पर उसके टुकड़े नहीं हो रहे, बल्कि वो निशान छोड़ दे रहा है, सॉफ्ट हो जा रहा है, इधर से उधर उसकी डिजाइन बनती जा रही है। तब इनको लगा कि ये कुछ और ही चीज है। हालांकि उन्होंने पीट-पीट करके उसको क्या कहा कि कुछ उसके डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये टूट नहीं रहा था। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये पत्थर की तुलना में थोड़ा-सा सॉफ्ट था। इसलिए ध्यान रखना, तो जब इसकी खोज हुई, खोज, तो एक अजीब कहानी थी, अजीब कहानी। यानी कि पत्थर की खोज की कहानी तांबे की खोज तक आ गई थी और उसमें थी कंडीशन क्या कि ये थोड़ा-सा मुलायम धातु के रूप में सामने आया। मुलायम धातु किससे? पत्थर की तुलना में। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी डिजाइन बनाना धीरे-धीरे मनुष्य ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, डिजाइन बना करके। है ना मजेदार चीज? और इससे भी आगे ये चीज ये थी कि भाई इसकी धीरे-धीरे पीट-पीट करके इसकी डिजाइन बनाई तो उसके उपकरण बन गए। लेकिन पत्थर जैसा कठोर नहीं है, थोड़ा-सा मुलायम है। और अभी भी देखा जाए तो वो कितना भी मोटे तांबे की धातु हो, पत्थर से ज्यादा कठोर हो नहीं सकती। और ये सच्चाई है। खैर, ये हुआ। इसीलिए स्टार्टिंग में जब ये मिला, तो इसका जो उपयोग है, उपयोग बड़े औजारों के रूप में नहीं हुआ, बड़े औजारों के रूप में नहीं हुआ, ये रहा। बल्कि किससे में हुआ? छोटे छोटे औजारों के, छोटे छोटे उपकरणों के रूप में। जैसे आपका हंसिया बना लेना फसल काटने के लिए, और आपके आभूषण के रूप में हुआ। तो स्टार्टिंग में इसी चीज का इस तरीके से उपयोग हुआ था। बाकी कुछ चीजें आगे चल करके इसी युग में और भी आई, जब इस तरह के पत्थर और धातु के औजार उन्होंने अपने खेत के किनारे पर या अपने घर के कोने में कहीं पे इकट्ठे कर दिए, इस तरह से पड़ गए। और मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया में क्या हुआ था, राख के टीले मिले थे, जिन्हें हम कहते हैं एस माउंट। ठीक है। और ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, जहां पर गाय भैंस का गोबर वगैरह सारे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, कभी ना कभी तो आग लग ही जाती है। उसमें कंडीशन ये हुई कि ये धातु का टुकड़ा भी पिघल गया, और पिघल गया तो सोचिए बिल्कुल एक पतली प्लेट जैसा हो गया। यानी कि गर्म करने पर इनको ये आइडिया हो गया कि गर्म करने पर इसको हम आराम से पिघला सकते हैं, और इसका सांचा अपना शेप जो है, जैसी चाहो वैसी इसको बना सकते हैं। अगर देर तक गर्म किया जाए तो ये पिघल जाएगा। ये मनुष्य को पता चल गया। इस तरीके से उसने आभूषण भी बनाए, उपकरण भी बनाए, और आगे जाकर के इसने, सोचिएगा, इसकी मूर्तियां भी बनाई, मूर्तियां भी, और वो भी भ्रष्ट मोम पद्धति से। भ्रष्ट मोम पद्धति। अब भ्रष्ट मोम पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें हम पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, छेद करते हैं, गर्म करते हैं, सुखाते हैं, गर्म करते हैं। उस छेद से आपका मोम निकल जाता है, और उसी छेद में आप गली हुई धातु को अंदर डाल देते हैं, तो वो मोम की शेप ले लेती है अंदर ही अंदर। और ऊपर से फिर आप तोड़ करके मिट्टी को हटा सकते हो, अंदर से आपकी ठोस धातु की मूर्ति मिल जाती है। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई, और धीरे धीरे करके उसी तांबे का उपयोग आगे चल करके इन्होंने हल के रूप में, पहिए के रूप में,
नावों में, तमाम तरह की चीज़ों में इनका इस्तेमाल करना आगे जाकर के शुरू हुआ। हालाँकि ताम्रपाषाण काल में नहीं, आगे जाकर के। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने आपको एक मोटी-मोटी कहानी बताई कि ताम्रपाषाण काल में तांबे की धातु की खोज कैसे हुई थी। ओके, अब यहां पर मैं एक चीज और आपको डिस्कस करता हूं। बात आती है इस युग का समय काल क्या है। समय काल, देखिए समय काल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आपको दो चीजें मैं बता देता हूं। विश्व में ताम्रपाषाण कांस्य युग से पहले है, युग से पहले है, क्योंकि कांसा बाद में बनता है, तांबा पहले आता है। लेकिन भारत में ताम्रपाषाण ये आपके कांस्य युग बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूर्व, इसके समकक्ष समकालीन और इसके पश्चात, यानी कि तीनों काल में है, तीनों समय में, तीनों चरण में है। यह ध्यान रखिएगा। तो यानी कि भारत में ये जो संस्कृति है, ताम्रपाषाण संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता से पहले भी है, हड़प्पा सभ्यता के समय में भी है, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी है। यस, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। मोटा मोटा समय जो देखा जाता है, सामान्यतः जो समय है वो है 3000 से लेकर के लगभग 3000 से 700 बीसी के आसपास माना जाता है। 700 बीसी के आसपास सामान्यतः, कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी, हड़प्पा सभ्यता के बाद भी, ध्यान रखना। लेकिन भारत में अधिकांश जो स्थल हैं वो लगभग 2000 से लेकर के 700 बीसी के हैं। ये रहे, जैसे मैं इसमें एग्जांपल आपको बताना चाहूं तो मालवा संस्कृति, चाहे वो जोरवे संस्कृति हो या आपकी इनामगांव संस्कृति हो, इनामगांव हो या कोई और हो, आहार हो, बनास संस्कृति है जिसे आहार संस्कृति कहते हैं, इन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यानी कि मैं इस क्लास में आप लोगों को एक एक करके सारे पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता का, इस संस्कृति का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो भारतीय इतिहास में भारत में एक जैसा समय निश्चित नहीं है, बल्कि इसकी क्षेत्रीय विविधता है। कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, कहीं पर कुछ और है, कहीं कुछ और है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके समय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताम्रपाषाण काल, पहली बात, ये एक ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, नंबर एक। नवपाषाण काल की बाद यह विकसित हुई है, शहरी है नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि यह अखिल भारतीय एक जैसा, इसका एकीकृत अखिल भारतीय नहीं है, एकीकृत अखिल भारतीय नहीं है। यानी कि हम कहें कि पूरे भारत में एक जैसी सभी समय पर मौजूद हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक क्षेत्रीय कृषि आधारित ग्रामीण संस्कृति है। यानी कि ये कैसी है, क्षेत्रीय है, ग्रामीण है, कृषि संस्कृति है। ये रही बात, क्लियर। अब बात आती है कि आखिर इसकी खोज कैसे हुई, किस तरीके से हुई। ये तो हमने मान लिया कि भाई अजीब सी कहानी हमने बना दिया कि भाई मनुष्य ने पत्थर कैसे खोजा, तांबा कैसे खोजा। लेकिन अब वास्तव में इसकी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इसकी पुरातात्विक खोज के बारे में। हमारे देश में सबसे पहले जो सभ्यता खोजी गई थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे पहले कि ना हमारे पास कोई ढंग की चीज थी ना कुछ था। और
उससे पहले थोड़े बहुत नव पाषाण काल, उसके पाषाण काल की कुछ चीजें थोड़ी बहुत पता हों भी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन किसी ने शहरी सभ्यता के बारे में नहीं सुना था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई, सोचना 1921-22 में उसकी खुदाई हो गई, तो सब लोगों का ध्यान शहरी सभ्यता की ओर चला गया। तो लोगों ने ग्रामीण संस्कृति के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि सब शहर की ओर खोजने लगे कि लाओ सिंधु घाटी सभ्यता की और टीले खोजो और खुदाई करो, ये करो, वो करो, सारी चीजें करो। ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से इसको इग्नोरेंस मिला, लेकिन फिर भी सन 1822 में यूपी के बिठूर में, बिठूर जानते हो, जहां पर नाना साहब पेशवा को पेंशन देकर के अंग्रेजों ने भेज दिया था, बिठूर कानपुर, सबसे पहले ताम्रपाषाण ताम्र उपकरण मिले थे। ये नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले यहां पर मिले यूपी में। और वो क्या मिले? कांटेदार बर्छे, कांटेदार बर्छे। अब ये किस लिए होते हैं कांटेदार बर्छे? मछली वगैरह शिकार करने, सारी चीजों के लिए। मैं हल्का सा दिखा देता हूं, इस तरह के होते हैं वो जनरली। ये रहे कांटेदार बर्छे, ये रहा इस तरह का, ये तांबे के हैं, ये है कांटेदार बर्छा। होपफुली कि आपको देखने में अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। ये रहा। और उसके बाद में बड़े स्तर पर और भी चीजें चलती रही, और इसका बड़े स्तर पर जो उत्खनन है, बड़े स्तर पर उत्खनन का जो कार्य किया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक रूप से, वो थे आपके एच.डी. संकालिया। एच.डी. संकालिया ने 1950 से लेकर के 60 के दशक में एच.डी. संकालिया ने खोज की बड़े स्तर पर, ठीक है ना, खोज की। और कहां पर? नवदा टोली, नेवासा, जोरबे, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। कहां पर? नेवासा में, नवदा टोली में, ठीक है ना, आपके दैमाबाद में, नेवासा, नवदा टोली, दैमाबाद, जोरवे, इन सभी जगह पर जो महाराष्ट्र में है। और ये सब कहां है? महाराष्ट्र में। क्योंकि एच.डी. संकालिया दक्कन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दक्कन कॉलेज पुणे, वहीं के एक प्रोफेसर थे, तो वहां पर उन्होंने काम किया। और जब इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज की, तो आगे जाकर के स्थिति यह हुई कि इनके लेकर के एक बहुत बड़े पुरातत्वविद और आए थे, बिलार्ड लिब्बी। ध्यान रखिएगा, बिलार्ड लिब्बी। वो देखिए इनका क्या योगदान है। इनका योगदान यह है कि इन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से इनका समय काल पता किया, समय काल का निर्धारण किया था। तो ताम्रपाषाण या ताम्रपाषाण संस्कृति का समय काल का निर्धारण किसने किया? बिलार्ड लिब्बी ने, ठीक है ना। और इन्होंने सारी चीजों को देखकर, अलग अलग जगह की चीजों को देखकर के साफ साफ कहा कि ये सारी संस्कृतियां किसी एक समय की नहीं है, बल्कि अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्र में विकसित हुई हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी संस्कृतियां एक समय की नहीं है, कि नहीं, और इनकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। सो इट इज क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया? तो ये है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि मेरी क्लास में बैठना है तो A to Z सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, और मैं पढ़ाऊंगा, मैं जोक या कॉमेडी नहीं सुना सकता आप लोगों को, मेरा नेचर नहीं है। जोक और कॉमेडी सुनाने वाले टीचर बहुत सारे हैं,
उनसे जाके पढ़ लो, लेकिन वो आपका भविष्य नहीं बना सकते। वो आपको एन्जॉय तो करा सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए आपको कितना मोटिवेट करेंगे, कितना आपके लिए काम आएँगे, मैं नहीं जानता। और वैसे भी देखा जाए, सब पढ़ने लगेंगे तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए पढ़ने वाले बने रहिए। बाकी जिनको जहाँ जाना है, जो करना है, करने दीजिए। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसके आगे, अब इसके आगे कुछ नई चीजें और भी आई। वो आया इनका एक पहला कंसेप्ट कि भाई इन संस्कृतियों को परिभाषित कैसे किया जाए, यानी कि संस्कृतियों का वितरण और इनका परिभाषित करना। परिभाषित कैसे करें, कैसे करें कि कौन सी संस्कृति पहले और इसका नाम क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक कंसेप्ट ये आया कि पहला कंसेप्ट इसमें बर्तनों के आधार पर इसका नामकरण किया जाए। बर्तनों के आधार पर कि भाई बर्तनों के आधार पर इसका नामकरण करिए। गेरुए मृत मृदभाड़ संस्कृति, या ब्लैक एंड रेड पॉटरी वाले संस्कृति, या खाली लाल बर्तन वाली संस्कृति, या बैंगनी रंग की संस्कृति, बैंगनी बर्तनों वाली संस्कृति, या डिजाइनर बर्तनों वाली संस्कृति। जैसे हम आगे पढ़ते भी हैं, आगे इतिहास में पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं, वो जानते हैं पीजीडब्ल्यू है, एनबीपीडब्ल्यू है, ब्लैक एंड रेड पॉटरी है, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी है, इस तरह की। तो उनके आधार पर भी विभाजन करते हैं। तो पहला कंसेप्ट आया कि बर्तनों के आधार पर इसका विभाजन किया जाए। लेकिन दूसरा कंसेप्ट आया, बोले कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है। बोले कि ये प्रक्रियावादी होना चाहिए। दो लोग हैं, एम के धवलीकर और ग्रेगरी पॉसल। एम के धवलीकर और ग्रेगरी पॉसल। ग्रेगरी पॉसल इन्होंने कहा कि नहीं भाई, बर्तनों बर्तनों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रक्रियावादी विकास के आधार पर करना चाहिए। ठीक है ना? प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर कि भाई इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो उनके जगह के नाम पर ही हो प्रक्रिया, यानी कि उसकी जगह के नाम पर। और वो बर्तन बर्तन तो वहां की चीजें हैं, क्योंकि ये बर्तन बर्तन की परंपरा जो बदली है, वो तो भाई उनके बदलाव की वजह से हुई है, वहां के क्लाइमेट की वजह से, बाकी समझना, या वहां की अन्य चीजों की वजह से, उसकी वजह से ये सारी चीजें बदली हैं। लेकिन कंसेप्ट तो सबका एक ही जैसा रहा है ना, इसलिए उन्होंने जगह के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर इसको विभाजित करने की कोशिश की, नामकरण करने की कोशिश की। कुल मिलाकर के ये चीज है। अब बात आती है कि इस युग में मनुष्य ने कौन से पत्थर और कौन से उपकरणों का विकास किया। तो चलिए अब बात करते हैं इनके उपकरणों को लेकर के। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले ये आया, फिर दूसरा इन्होंने जगह के आधार पर, इसलिए इनका नाम पड़ा है, कहीं पर सवालदा, कहीं पर जौरबे संस्कृति, कहीं पर इनामगांव संस्कृति, कहीं पर आपकी आहार संस्कृति, कहीं पर नवदा टोली संस्कृति, कहीं पर एरन संस्कृति। इस तरीके से आपके नाम मिलते हैं। बात क्लियर होगी? और ये इन्होंने डेट के हिसाब से बता दिया कि भाई किसी एक जगह पर एक जैसी सभ्यता नहीं है, सबके समय काल अलग अलग हैं। कैसे? मैं देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दे रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि सर आप क्या हैं कैसे हैं। जैसे बर्तनों के आधार पर देखा जाए, तो देखिए इन्होंने ये प्रकार बनाए थे, काले लाल मृदभाड़ संस्कृति, ये कहां मिली है? आहार में, गुजरात में, गंगा घाटी में, दक्षिण में। मालवा मृदभाड़ संस्कृति, जो हल्के गुलाबी क्रीम पृष्ठ वाले काले भूरे रंग के हैं, ये ऐसे बांटे हैं उन्होंने पहले। जौरबे संस्कृति, चमकीली लाल सतह पर काले रंग के महीन रेखीय चित्रण चाक निर्मित उत्कृष्ट मृदभाड़ हैं। कायता मृदभाड़ के आधार पर हैं, सवालदा मृदभाड़ हैं, गैरिक मृदभाड़ हैं। ऐसे इन्होंने बांटे थे। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं कि भैया मालवा के मृदभाड़ कैसे हैं, पता होना चाहिए। काले लाल मृदभाड़ के एग्जाम्पल हमको कहां कहां से मिले हैं, ये होना चाहिए। जौरबे के मृदभाड़ कैसे हैं, कायथा के कैसे हैं, सवालदा के कैसे हैं, और गैरिक मृदभाड़ के उपकरण यानी कि आपके मृदभाड़ कैसे हैं, मिट्टी के बर्तन कैसे हैं, ये रही। और उनके नाम और इनकी जगह कहां है,
ये आपको पता होना चाहिए। ये रही सारी की सारी। जैसे आपका एक बैंगनी चित्रित मृदभांड है, ये कायथा की विशिष्ट पहचान है, बैंगनी रंग की, ठीक है ना? जैसे आपके मालवा के हैं, हल्के गुलाबी क्रीम कलर के वाले, जिसमें काले भूरे रंग की ज्यामिति और पशु पक्षियों की है, तो ये हल्के क्रीम रंग वाले, ये आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जौरवे मृदभांड है, काले रंग में महीन रेखाएं, लाल सतह पर काले रंग की, चाक निर्मित सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी ये रहे। तो इनको आप लोग एक जगह पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपको एक जगह मिल जाएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ओके। और उसी तरह मैं समय काल के हिसाब से बता दूं, तो समय काल के हिसाब से ये रही, देखिए, ये आपके अलग 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 ये रही, बहुत सारी संस्कृतियां, मैंने एक लिस्ट दे दी है कौन कौन से कहां कहां है और इनकी विशेषताएं क्या है, विशिष्ट पहचान क्या है, ये भी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। तो घबराइएगा नहीं, मैंने लिस्ट आपको दे दी है, और जो पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगा ही मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था इस समय के उपकरण की। तो देखिए, दो तरह के उपकरण हैं। सबसे पहले प्रस्तर के, प्रस्तर उपकरण, तो ये पूर्व की तरह है, पूर्व की तरह, यानी कि नव पाषाण काल की तरह। ये रहे, इनमें कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ, बस ये कि उनका उपयोग और अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया। लेकिन दूसरे जो आए वो है आपके ताम्रपात, ताम्र उपकरण। और ताम्र उपकरण में क्या क्या है सोचिएगा, चपटी कुल्हाड़ियां, क्योंकि अब उन पर आराम से आप धार रख सकते हो, चपटी कुल्हाड़ी, बर्छी, ठीक है ना, कांटेदार बर्छी, मछली मारने वाली, उस तरह की मछली का शिकार करने वाली, ये रही, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी 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 छोटी, ये रहे। इसके अलावा इनके आपके आभूषण हैं, आभूषण में इनकी कहा जाए कि चूड़ियां हैं, ठीक है ना, एवं अन्य उपकरण जो भी गले में माला वाला मोती टाइप के पहनते हो। नवपाषाण काल में इस समय आप देखोगे तो पत्थर के औजारों में, पत्थर के जो औजार है, इस काल में एक नई चीज और आती है, वो है सिल और मूसल। सिल और क्या कहते हैं, खल्लड़ कहते हैं इसको, खल्लड़, यानी कि इस तरह का आपके कूटने वाला, अनाज कूटने वाला एक मुगदर टाइप का ये रहा, इस तरह की चीजें, अनाज को कूटने वाला, साफ करने वाला, ये पत्थर के बनना शुरू हुए। इनमें आपकी छैनी है, ये रही आपकी सारी चीजें। तो ये उपकरण है इस पीरियड में कुल मिलाकर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये बात ये आती है कि कहां कहां से क्या क्या चीजें किस तरीके से हैं, तो वो भी हम देखेंगे एक एक करके। और इस काल में एक चीज और ध्यान रखना, ताम्रपाषाण के संदर्भ में आपको तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं, तांबा गलाने की भट्टियां, बोले ये कहां मिली हैं तांबा गलाने की, ये भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा उसमें, लेकिन ध्यान होना चाहिए। आपकी तांबा गलाने की भट्टियां बनास खेतड़ी आहार, बनास नदी के पास में, आहार में, खेतड़ी में, खेतड़ी राजस्थान में, और ये ताम्रवती के नाम से जाना ही जाता है ये। तो ये रही कुल मिलाकर के। अब आते हैं हम इनके जीवन के संदर्भ में, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी कि इस काल की विशेषताएं क्या है, कि भाई इस काल में मनुष्य करता क्या था, विशेषताएं। तो देखिएगा, नंबर एक, हम पहली बात करें राजनीतिक विशेषता, राजनीतिक। अब राजनीतिक विशेषता यह है कि इस काल में राजनीतिक परंपरा शुरू हो गई है, शुरू, और वो भी व्यवस्थित तौर पर, व्यवस्थित रूप से, यस। अब राजनीतिक परंपरा, यानी कि इस काल में कबीले का जो मुखिया है, मुखिया, उसका उदय हुआ है, उदय का स्पष्ट साक्ष्य है, स्पष्ट साक्ष्य। पहले हम केवल अनुमान लगाते हैं कि नवपाषाण काल में मुखिया वगैरह हुआ करते थे, सारी चीजें हुआ करती थी, सब कुछ था, लेकिन अब बाकायदा स्पष्ट साक्ष्य हमको मिल गया। कैसे? इसका मिला है इनाम गांव से, इनाम गांव में 5 कमरे का एक मकान मिला है, मकान,
और वो भी गांव के बीच में, गांव के बीच में ये रहा। और वो भी सोचिए लकड़ी, और लकड़ी के साथ आपके ईंटों का, कच्ची ईंटों का, अभी पक्की ईंटें नहीं है लेकिन कच्ची ईंटों का, यानी कि बीच में मुखिया का एक महल टाइप का बनना शुरू हो गया 5 गांव का स्ट्रक्चर। ये हमको 5 कक्षीय मिला है। इसका मतलब है यहां से एक परंपरा की हमको शुरुआत दिखाई देती, ठीक है ना। ये रही, और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरा है इसकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में क्या आया? देखिए सामाजिक स्थिति में अब ये शाकाहारी मांसाहारी भोजन पानी वही है, कपड़े लत्ते वही हैं। तो यानी कि देखिए अब इसका सबसे पहले आता है निवास। निवास अब ये गांव में रहता है, बिल्कुल। और गांव जो है आपके बाकायदा अब व्यवस्थित होने लगे, व्यवस्थित होने लगे, लगे बाकायदा, ठीक है ना। और ये कैसे बनने लगे हैं? ये बनने लगे हैं लकड़ी से, कच्ची ईंटों से, ठीक है ना। लकड़ी है, कच्ची ईंटें हैं, इस तरीके से इनको अब बनाया जाने लगा। और ये अब मकान जो है आपके बाकायदा आयताकार, वर्गाकार और स्तंभ गर्त के तौर पर भी हैं, बहुत सारी आपके कहा जाए कि गर्तावास के तौर पर भी है, गर्तावास के तौर पर भी है। ये रहे आयताकार भी है, वर्गाकार भी है, ठीक है। ध्यान रखना, लकड़ी है, बांस है, इन सारी चीजों का उपयोग करने लगे, ठीक। साथ के साथ इनका जो फर्श है, फर्श वो गाय के गोबर और मिट्टी से इसको लिपाई शुरू हो गई, लिपाई। ये हमको एविडेंस मिले हैं, यानी कि एक तरीके से प्लास्टर जैसा बनाना शुरू हो गया, ठीक है ना। और ये इसका कंसेप्ट आ गया। और साथ के साथ गांव में कुछ जगह पर तो हमको ये मिले हैं कि गांव की किलेबंदी भी शुरू हो गई, गांव की किलेबंदी के भी हमको साक्ष्य मिले हैं, किलेबंदी के। ये रहे, अब इसका मैं आपको एक दिखाऊं तो ये रहा आपका, ये रही लकड़ी की छजली टाइप की, ऊपर से मिट्टी ढक दी, और ये रही मिट्टी की दीवार, मिट्टी की ईंटों से बनी हुई दीवार है, जो पहले गांव में हुआ करती थी। हमारे सामने बचपन हमारा वहीं गुजरा है यार। मैं कोई बहुत बड़े शहर में नहीं, आज ठीक है मैं एक अच्छे शहर में रहता हूँ, सारी चीजें हैं, बेहतरीन व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मेरा जो बचपन गुजरा है वो इसी तरह के मकानों में गुजरा है, गांव में, जहां पर मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी, ऊपर लकड़ी की पटली लगाई दी जाती थी, उसके ऊपर घास फूस और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती थी, चीका मिट्टी जो तालाब वाला से लाई जाती थी, उसको लिपाई होती थी, फर्श की लिपाई होती थी हर तीज त्योहार पर। यही काम होता था हम लोगों का। ऐसे ही मकान में रहे हैं और इसी तरह की चीजें हुआ करती थी, यानी कि बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति की परंपरा ये रही। और ये है आपकी किलेबंदी वाला एक कंसेप्ट, ये देखिएगा, यहां से ये रहा किलेबंदी वाला कंसेप्ट इस तरीके से। और ये बीच में आपका गांव के मुखिया का मकान इस तरीके से, बाकी अन्य मकान और अन्य चीजें छोटे बड़े हर तरीके के हैं। ये सारी चीजें हमको वहां से मिलना लगी। तो ये दिख गए या कि नहीं दिख गए? ये रहे मकान और कैसे किस तरीके से हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वन बाई वन, ये ध्यान रखिएगा। और गांव हो गई कि इनका निवास है, ये गांव की व्यवस्था, कैसे ये लोग रहते हैं। यानी कि इस पीरियड में हम देखें तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि इस काल में सामूहिक परंपरा भी है, कबीला भी है और विभाजन का संकेत भी है, विभाजन का संकेत भी है। ये रहा, यानी कि सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने बताया था कि आयताकार वर्गाकार ये जो मिल रहे हैं, इसके एविडेंस कहां है? ये मैंने बताया था नवदा टोली, नवदा टोली से, ये आपको मैंने बताया था। क्लियर है कि नहीं? मिट्टी के ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के ये रहे, कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के मकान जो है आपको ये कहां से मिलते हैं?
आपके, अगर याद हो तो कायथास है, कायथास है। आगे चल के मैं बता दूंगा, फिर भी आपको पता रहना चाहिए। ये रही, ठीक। और इसमें एक चीज और भी हुई थी, सामाजिक जो विभेदन है, सामाजिक विभाजन एक चीज से और स्पष्ट होता है, वो होता है इनके समाधान से। समाधान में भी अंतर आने लगा। कैसे? गरीब का और अमीर का, यानी कि मुखिया के परिवार का और सामान्य लोगों के परिवार का। अगर मुखिया के परिवार का कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको बाकायदा बहुत सारे जो आभूषण हैं, उनके उपकरण हैं, बहुत सारी सामग्री है, महंगे-महंगे जो आभूषण वगैरह हैं, वो सब रखे जाते हैं। और जो गरीब का होता है, जो आम आदमी है, उसकी सामग्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता, साधारण से उपकरण रख दिए जाते हैं। यानी कि हमें इसके अंतर से भी पता चलने लगा है। ये रहा, ये आपके निकल करके आने लगे। ये समझ लीजिएगा, कुल मिलाकर के। ये सामाजिक संरचना है, ठीक है? ये हो गया। अब इसी में एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इस काल में मनुष्य ने एक काम और भी किया था, आपके भंडार गृह बनाना शुरू किया, भंडार गृह बनाए। ध्यान रखना, यानी कि अनाज के भंडार रखने के गए, यानी कि और आपके सोचिएगा, आपके एक चीज अन्नागार बनाई, अन्नागार का निर्माण शुरू हो गया। यानी कि कह सकते हो इमरजेंसी, आपातकाल के लिए सारी चीजें, समय के लिए आगे सारी चीजें, ये सारी चीजें हो गई कुल मिलाकर के। तो ये हुआ सामाजिक स्तर पर। और सामाजिक स्तर की एक परंपरा और भी आती है, वो आपको पता होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर जो परंपरा है वो है आपके समाधान को लेकर के। हालांकि हम धार्मिक स्तर पर भी देख सकते हैं, लेकिन सामाजिक क्रियाकलाप के तौर पर भी देख सकते हैं। क्षमा, देखिए समाधान की परंपरा यह है कि इस पीरियड में जो समाधान है वो घर के भीतर होता है। ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी चाहिए। कहां होता है? घर के भीतर, यानी कि आंगन में इनको दफनाया जाता है। आंगन में दफनाना, यह परंपरा आती है कुल मिलाकर के, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। और जनरली कैसे दफनाया जाता है? उत्तर और दक्षिण में। यह सामान्य परंपरा है। उत्तर में सर इस तरीके से और दक्षिण में पैर, यह सामान्य परंपरा है, ठीक है ना? कंडीशन यह है कि दूसरी एक कंडीशन और भी है, अगर वयस्क है, वयस्क के पैर भी काटे जाते थे, पैर काटे जाते थे। ध्यान रखना, पैर काट करके तब उनको मटकों के अंदर रख करके दफनाया जाता था। बोले कि मटकों के अंदर क्यों दफनाना है? जैसे ये अमीर आदमी की ये रही। नेवासा, चंदेली, कायथा में कुछ सबक से तांबे और महमूल्य इसके उपकरण मिले हैं। ये गरीब और अमीर के अंतर को दर्शाता है। कहां से? नेवासा से, चंदौली से, कायथा से। बहुत अमीर लोगों की सबों को कलशों में रख करके दफनाया जाता था, यही है, ठीक है ना? और ये कैसे दफनाए जाते थे? कलश में। कलश समाधान की परंपरा थी उत्तर भारत में। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर शिशु है, कोई बच्चा है, तो शिशु को 2 बर्तनों में दफनाया जाता था, 2 बर्तनों में। बोले कैसे? बोले देखिएगा, मैं दिखा देता हूं। ये रहा एक शिशु का, इस तरीके से हमने ये देख लिया, उसको ऐसे खड़ा कर दिया, उसके हाथ पैर नहीं काटे जाते थे, इस तरीके से। और इसके ऊपर आप एक दूसरा मटका और रख देते थे, इस तरीके से। ये रहा, उसके ऊपर से और ढक दिया जाता था। इस तरह से 2 मटके रख करके उसको दफनाया जाता था। ये रहा, इसी को हम कहते हैं युग्म समाधान, युग्म कलश समाधान, युग्म कलश समाधान। ये इस प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है इसी काल में आपकी शुरू हुई थी। ये रही कुल मिलाकर के। इसी को हम एक नाम और भी देते हैं इंग्लिश में, अगर कहा जाए तो उर्न बरियल कहते हैं, उर्न बरियल।
तो सामाजिक स्थिति और सामाजिक परंपरा हमको पता चली। अब आ जाइए इसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति यह है कि इस काल में चूंकि ये ग्रामीण है, कृषि विकास उन्नत अवस्था में है, उन्नत है, क्योंकि ये धीरे धीरे कृषि को बहुत बेहतरीन तरीके से करने लगे। बहुत सारी फसलों को हमको जानकारी मिलती है। गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, बेर है, रागी है, कोदो है। ये सारी चीजें हमको, चावल वगैरह, ये सब मिलता है हमको, चावल वगैरह, ये सब के एविडेंस हमको यहां मिलते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आपके अंगूर हैं, ये रहे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हमको यहां पर मिली हैं। ठीक। और विशेषकर यहां पर नवदा टोली से जो चीज मिली है वो ध्यान रखिएगा। नवदा टोली से आपके क्या मिला है? गेहूं, जौ, अंगूर, ये विशेष तौर पर, और बेर, ये विशेष तौर पर नवदा टोली से हमको मिले हैं। ठीक है ना? इसके अलावा कृषि की सिंचाई के लिए भी हमको साक्ष्य मिले हैं। यस, इस पीरियड में इन्होंने मिट्टी के बांध बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी के बांध के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बांध बना करके नदी को रोकने का कंसेप्ट किया। और ये कहां से मिला है? इनाम गांव से। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा एक एक चीज अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? ये रहा। अब इसके अलावा आपका पशुपालन आ जाइए। पशुपालन आ जाइए। पशुपालन में इस काल में गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, हिरन है। ये सारे के सारे जो है पालतू पशु हैं जिनको ये लेकर के चलते हैं। आपके सुअर हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि वो शिकार नहीं करते, आखिर तो करते ही करते हैं। मछली का आके, मछलियों की मछली मारने जाते हैं, अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आपको दैमाबाद से घोड़े की अस्थियां मिली है। घोड़े की अस्थियां, ये रही। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए कहां से इसके एविडेंस हमको मिले हैं। अब तीसरी चीज और आ जाइए इसके पशुपालन के बाद में, शिल्प उद्योग। देखिए इसी तरीके से चीजें पढ़ी जाती हैं दोस्तों। पहले राजनीति, फिर समाज, फिर अर्थव्यवस्था। ठीक है ना? अर्थव्यवस्था में कृषि है, आपका पशुपालन है, शिल्प उद्योग है, व्यापार है। इस तरह की चीजें सिस्टमेटिकली इनको पढ़ते जाइए, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। और इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो भी मैं बता दूंगा, और कहां से क्या क्या मिला है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और शिल्प उद्योग में इस काल में आपका बर्तन उद्योग बहुत बेहतरीन है। बर्तन सर्व प्रमुख है, सर्व प्रमुख। दूसरा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग इनका शुरू हो गया है, कपड़े बनाने का। बर्तन तो प्रमुख है। और इस काल में जो बर्तन मिलते हैं वो है चाक निर्मित, चाक निर्मित बेहतरीन बर्तन। ये रहे ब्लैक एंड रेड, उस पर सफेद रंग की बेहतरीन डिजाइन, ये रही आपकी, ये देख सकते हो इस तरह के। ठीक है ना? ये रहे। और इसके अलावा क्या है? चाक निर्मित बर्तन है। बर्तन में भी आपके ब्लैक एंड रेड हैं, ब्लैक ऑन रेड हैं। ठीक है ना? इसके अलावा टोंटीदार बर्तन हैं, टोंटीदार बर्तन हैं। बोले टोंटीदार बर्तन कैसे? मैं दिखा देता हूं आपको। टोंटीदार बर्तन ये रहे, ये रहे बेहतरीन। ये लाल है, गेरुए हैं, इस तरह के ये टोंटीदार बर्तन है। ठीक है ना? ये रहे टोंटीदार बर्तन वगैरह, ये सब हमको मिलते हैं। इवन रेड बर्तन भी है, बिल्कुल लाल कलर के भी हैं। इसके अलावा आपका धातु कर्म भी है। धातु कर्म, भाई धातु कर्म के भी तो चीजें होंगी, धातु कर्म। और इसके एविडेंस मिले हैं कहां से? गिलिंद से।
गुलिंद, ये रही, बहुत जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है। आहार है, यहां से क्या मिले हैं? तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां, यहां से हमको एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। और बर्तन वस्त्र उद्योग के लिए यहां पर हमको तकली के साक्ष्य मिले हैं, तकली के साक्ष्य। धागा बनाने के लिए तकली, उसके भी मिले, ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके, और ऐसे आपके इसी धातु क्रम में, इसी काल में मूर्ति बनाने की परंपरा शुरू हो गई, मूर्ति कला। इसी पीरियड में हमको एविडेंस मिलते हैं, मूर्तियों के साक्ष्य। इस मूर्तियों के साक्ष्य में देखा जाए तो हमको दैमाबाद से कांसे और तांबे की मूर्तियां मिलती हैं, कांसे और तांबे की मूर्तियां मिलती हैं, जो ध्यान रखिएगा आपकी, कांसे और तांबे की। इसलिए दैमाबाद जो है आपका हड़प्पा स्थल भी है और आपका ताम्रपाषाण स्थल भी है, दोनों चीजें हैं। अब कहोगे कि क्या सर इस काल में व्यापार होता था? सोचिएगा, क्या व्यापार भी होता था इस काल में? व्यापार शुरू हो गया था? ग्रामीण संस्कृति है यार, व्यापार तो नप उसमें हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन इस काल में शुरू हो गया था। यस, व्यापार की गतिविधि धीरे धीरे शुरू हो गई थी, शुरू हो गई थी, लेकिन सामान्य वस्तुओं की नहीं, कुछ विशेष वस्तुओं की, विशेष वस्तुओं की, क्योंकि विशेष वस्तुएं एक जगह नहीं मिलती थी। वस्तुएं जैसे तांबा, तांबा हर जगह नहीं मिलता था, इसलिए उनको कहां जाना पड़ता था? आहार यानी कि तांबवती, यानी कि राजस्थान जाना पड़ता था। राजस्थान से तांबा आता था। गणेश्वर है, आहार है, ताम्रवती ही जिसे कहते हैं, गिलुंद है, ठीक है ना, ये यहां से। और बेहतरीन पत्थर, तो पत्थरों का ही आयात निर्यात और तांबे का आयात निर्यात किया जाता था, कि वहां से लेकर के आते थे, बदले में कुछ दे आते थे। इस तरह की चीजें चला करती थी कुल मिलाकर के। अब आ जाइए इसके बाद में एक चीज और भी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो है आपका धर्म। धर्म, धर्म की स्थिति क्या है इस पीरियड में? देखिए इस पीरियड में इन्होंने क्या किया, ये देखिए शवाधान के साथ जो परंपरा शुरू हुई, परंपरा वो समझने वाली है कि इन्होंने इहलोक, परलोक, जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास तो पहले से था ही, न पाषाण काल में भी था, उससे पहले ये शुरू हो चुका था, इस काल में और व्यवस्थित हो गया, ठीक है ना, और व्यवस्थित हो गया। लेकिन इस पीरियड में कुछ नई चीजें भी मिली, नई चीजें यहां से मिली है हमें, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, और ये बड़े स्तर पर मिली हैं। तो मातृ देवी की पूजा की परंपरा यहां से शुरू होती है। यस, इसके अलावा जो चीज शुरू होती है वो है पशु पूजा। बोले किसकी? बोले आ जाइए आपकी बैल की, बैल की मूर्तियां मिली है मिट्टी की। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेस बन रहा है ये, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता की ही हैं, ठीक है ना। और क्या शुरू हुई? आपकी अग्नि, अग्नि पूजा, और इसके एविडेंस मिले हैं अग्नि वेदियों के, अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदियां मिली हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पूजा करते हो। और अग्नि वेदियां कहां से मिली हैं? इनाम गांव से, गांव से। तो ये देखिए समाधान के माध्यम से जन्म पुनर्जन्म, और ये मातृ देवी की मूर्ति, ये रहे टेराकोटा फिगर। समाधान को कलशों में रख करके नीचे दफनाया जाता, परलोक की मान्यता के कारण इनमें बर्तन और वस्तुएं रख दी जाती थी। लेकिन जो अमीर आदमी होते थे वो उसके साथ में महंगे आभूषण भी रखा करते थे, ये समझ लेना।
तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें धर्म के संदर्भ में। अब आती है कला संस्कृति। कला संस्कृति, देखिए अगर आप मेंस लिखना चाहते हो तो मेंस भी लिख दोगे, और इतना डिटेल आप लोगों को हकीकत में ऑप्शनल में भी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें फैक्ट भी है, ये ध्यान रखना। कला संस्कृति में देखिए आपकी स्थापत्य कला थी, बिल्कुल थी स्थापत्य कला, यानी कि मकान और आपका ग्रामीण बस्ती, ग्रामीण बस्ती, आपका बांध बनाना, ये रही। आपकी मूर्ति कला थी, मूर्ति कला, मातृ देवी, पशु यानी कि बैल, यस। और चित्रकला, बोले कि चित्रकला भी के साक्ष्य हैं, बर्तनों पर, बर्तनों पर उनको उकेरा गया, उकेरी गई आकृतियां, ये रही। और इसके अलावा आपके अन्य चीजें, तो अन्य चीजों में आ जाते हैं आभूषण, वो अपने आप में कलाई तो है। आप चूड़ियां बनाइए, कंगन बनाइए, हार बनाइए, या कुछ भी बनाइए, दीज आर ऑल मन के बगना का मन के हैं, आपके मन के हैं, माला है, ठीक है ना, चूड़ियां हैं, ये सब की सब आपके क्या है, कलात्मकता के प्रतीक हैं, हमारी कला संस्कृति के प्रतीक हैं, जो इस पीरियड में शुरू हो चुके थे, ये समझ लेना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, ये सब क्या देख रहे हैं, ये इनके स्थापत्य कला के नमूने ही तो हैं, है कि नहीं? ये उनकी कला संस्कृति के नमूने हो, ये उनके बर्तन और उनकी परंपरा मैंने आपको बता दी, कहां कहां पर क्या क्या है, कैसे कैसे है, इनको देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने एक जगह कंपाइल करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये कहां पर है ये भी आप देख लीजिएगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है इनके स्थल, यस, प्रमुख स्थल जहां जहां से इसकी जानकारी हमको मिली है। तो देखिए पहले, सबसे पहले हमको फर्स्ट एविडेंस कहां से मिला था, आपका बिठूर से, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल जहां से हमको सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं आपके, कोई बता सकता है आप में से, सबसे बड़ा स्थल? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश, ये रहे। ये मैंने दो चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दी। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है स्टेट वाइज, जैसे आपके ये रहे, स्टेट वाइज देखा जाए तो ये तीन आपके राजस्थान की हैं, ये रहे, आहार, गिलुंद, बालाथल, ठीक है ना। कायथा, नवदा, टोली और एरन ये एमपी की हैं। सवालदा, इनामगांव, दैमाबाद, नेवासा ये रही आपकी महाराष्ट्र की। चिरांद आपकी बिहार की। पांडु राजा ढीबी पश्चिम बंगाल की। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर की। गुंगेरिया मध्य प्रदेश की। ताम्र निधि संस्कृति है, सबसे बड़ा ताम्र निक्षेप यहां से मिला है, ये रहा। और ये इनकी विशेषता है कि यहां से हम क्या क्या कहते हैं, जैसे आहार का प्राचीन नाम है ताम्रवती, यानी ताम्र प्रगलन की भट्टियां मिली हैं यहां से, तांबे गलाने की। गिलुंद है, यहां पर सुनियोजित बस्ती मिली है, विशाल मृदभांड संरचनाएं मिली हैं सुनियोजित बस्ती के, ये इतना तो याद रखना ही रखना है। बालाथल हमें पूरी बस्ती के दुर्गीकरण, यानी कि पूरी जो गांव है, गांव के चारों तरफ आपकी दीवारों के साक्ष्य। कायथा से बैंगनी चित्रित मृदभांड है। नब्जा टोली सर्वाधिक विस्तृत उत्खनन सबसे ज्यादा हुआ, कृषि के सबसे अच्छे साक्ष्य मिले हैं। एरन से आयताकार आवास और मिट्टी के दुर्ग मिले हैं यहां से भी। सवालदा प्रारंभिक महाराष्ट्रीय ताम्रपाषाणिक स्थल, यानी कि महाराष्ट्र का सबसे पहला स्थल सवालदा। इनामगांव बस्ती के प्रारूप मिले हैं, सिंचाई का बांध मिला है, सामाजिक स्तरीकरण के साक्ष्य मिले हैं, गरीबों की और अमीरों की समाधान की परंपरा अलग अलग। दैमाबाद से कांसे की रथ की मूर्तियां मिली हैं। निवेशा दीर्घ सांस्कृतिक अनुक्रम, यानी कि यहां पर बहुत लंबे समय से आपका सांस्कृतिक परंपरा रही है। चिरान से हड्डी के औजार मिले हैं।
पांडु राजा ढीवी से कालीलाल मृदभांड और चावल कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और जम्मू कश्मीर से गर्त आवास मानव कुत्ते का एक साथ दफन करने का साक्ष्य। नवपाषाण और ताम्रपाषाण दोनों सेम है, ये दोनों दोनों सेम है। अब कहोगे सर क्या इतना ही याद रखना है? नहीं बेटा, कुछ चीजें मैं और भी आपको लिखा दे रहा हूं, तो आपका काम हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा दे रहा हूं जो इसके अलावा हैं। देखिए, सबसे बेहतरीन चीज है आपकी राजस्थान। आहार, आहार को हम ताम्रवती भी कहते हैं, ताम्रवती। और ये आहार कहां पर है? बनास नदी के पास, बनास नदी घाटी के पास है, ताम्रवती इसका नाम है, ठीक है ना। और इसका जो समय काल है, ध्यान रखिएगा, 3300 से लेकर के लगभग इसका समय काल माना जाता है 1500 बीसी के आसपास। यानी कि सबसे प्राचीन है ये आहार संस्कृति। यानी कि सबसे पहले अगर कोई संस्कृति का जन्म हुआ तो यहां से हुआ, ताम्रवती। यहां पर हमें क्या क्या मिला है? पत्थर की नींव, मकान की पत्थर की नींव और पत्थर की दीवार, मकान की पत्थर की नींव और पत्थर की दीवार मिली है हमको यहां से, ठीक है ना। और तांबे जलाने की भट्टी तो मिली है, वो तो हमको पता ही है। कुल मिलाकर के ब्लैक एंड रेड बर्तन भी मिले हैं। अब आता है दूसरा, गिलुंद। मैंने आपको बताया था गिलुंद। और गिलिंद जो है, यहां से हमें क्या मिला है? 5 घरों के अवशेष, 5 घर वाले, वही आपके मुखिया का घर, ये रहा 5 कमरे वाला मकान, ये रहा, ठीक है ना। और बालाथल दुर्गीकृत बस्ती, ये रही। और ये यहां पर भी है, बालाथल में देखेंगे तो दुर्गीकरण के साक्ष्य, मृदवार सुनियोजित बस्ती बाकायदा। ये हो गए। इसके अलावा आ जाइए एमपी, मध्य प्रदेश में आ जाइए। एमपी में कहां कहां? एमपी में आपका सबसे पहले है कायथा, कायथा। और कायथा किस नदी के किनारे है? कोई बता सकता है? चलिए ढूंढिएगा। चंबल की सहायक है काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी। और यहां से क्या मिला है? मैंने बताया था आपको, बैंगनी मृदभाड़, ये रहे। तो बैंगनी मृदभाड़ तो आपको पता होना ही चाहिए, बैंगनी मृदभाड़ है। और क्या मिला यहां से? देखिए, ये है आपके हड़प्पा की समकालीन 2450 से लेकर के लगभग इसका समय काल है क्या बोलते हैं उसको, 1750 के आसपास। ये है हड़प्पा की समकालीन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी सभ्यता है जो हड़प्पा के समकालीन है। यहां से आपके ताम्र उपकरण मिले हैं, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मृदभांड मिले हैं, सारी चीजें। सबसे बड़ी चीज है यहां से 29 कंगन, 29 कंगन मिले हैं। 2 कुल्हाड़ी मिली हैं तांबे की, 2 कुल्हाड़ी हैं, ठीक है ना। और किलेबंद बस्ती है, ये रही किलेबंद बस्ती आपकी है, ये रही। और यहीं पर आपकी दूसरी है मध्य प्रदेश में ही, जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश में आपकी मालवा संस्कृति, जो मालवा यानी कि तापी नदी के किनारे, तापी नदी, मालवा ताप्ती नदी वगैरह के किनारे है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो। और यहां से हमें क्या मिला है मालवा संस्कृति में? मालवा संस्कृति में जो आपका जो क्षेत्र है वो है नवदा टोली, नवदा टोली। ये सबसे बेहतरीन स्थल माना जाता है। और इसका जो समय काल है लगभग 1700 से लेकर के 1200, यानी कि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय का है ये रहा। सॉरी, तापी क्यों, नर्मदा नदी है यार, मैं क्यों, तापी नदी तो महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी, नर्मदा के किनारे, नर्मदा और ताप्ती तो उसके नीचे है। खैर,
ये हो गया। और यहां से हमें कृषि के साक्ष्य हैं, बर्तनों के साक्ष्य हैं, हमें यहां से मिलते हैं। कृषि के बर्तन हैं, कैसे? लाल और काले बर्तन मिले हैं हमको, ठीक है ना। ये रहे कुल मिलाकर के ये मिले, ठीक। और यहां से क्या मिला है? नर्मदा टोली से हमें तकली मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यहीं से हमको तकली मिली है, मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, ये रहे। और कृषि के साक्ष्य तो हैं ही। अब आ जाइए आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले सवालदा, सवालदा संस्कृति। सवालदा सबसे प्रारंभिक है, यह है ताप्ती नदी के किनारे। तापी नदी है और महाराष्ट्र का प्रारंभिक स्थल है ये, महाराष्ट्र का। सबसे पहले यहां पर आपकी खोज होती है। यहां पर दूसरा है आपका जॉर्वे संस्कृति। जॉर्वे काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का है। 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व के समय का है, जब आर्य भी आ जाते हैं यहां, ठीक है ना। यहां पर ठीक है। और यहां से हमें क्या मिला है? सिरकटी मूर्तियां। और कहा जाता है कि सिरकटी जो मूर्तियां मिली हैं, ये महाभारत की देवी बिसरा से संबंध बताई गई हैं। इनका संबंध जोड़ा गया है महाभारत की देवी विसिरा से जोड़ा गया है। ये रहा कि ये सिरकटी यहां से मूर्तियां मिली हैं, ये ध्यान रखिएगा जॉर्वे में, ठीक है ना। और जॉर्वे में जो सबसे प्रमुख स्थल है जॉर्वे में, वो है इनाम गांव। अब आपका जॉर्वे पूछा जाए या इनाम गांव पूछे जाए, एक ही बात है। ये आपकी कहां पर है? ये है आपकी एक बहुत बेहतरीन नदी है, भीमा नदी, महाराष्ट्र में। और भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़ नदी। घोड़ नदी भीमा की सहायक, भीमा नदी की सहायक, उसके पास इसका स्थल है। और यहां से हमें क्या मिलती है? बाकायदा पूरी बस्ती मिलती है। यहां से हमें सिंचाई के साधन मिलते हैं, सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं, वही सिंचाई के साक्ष्य जो आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। यहां से हमें समाधान मिलते हैं, वही स्तरीकरण वाले समाधान। हमें मुखिया का आवास यहां से भी मिलता है, मुखिया का आवास भी मिलता है यहां से भी मिलता है, वहां से भी मिलता है। यहीं पर आपका एक और भी है, आपका इसी में दैमाबाद। दैमाबाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का भी है और उसके बाद का भी है। ये गोदावरी नदी के किनारे है, ध्यान रखना दैमाबाद। अब कहोगे गोदावरी नदी, गोदावरी थोड़ी सा में है, इसको ये मैं आपको कंफ्यूजन है मुझे, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा रहा। वैसे है नहीं है, गोदावरी नदी किनारे तो नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना कौन सी नदी है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं कि सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, दैमाबाद। कौन सी नदी पड़ती है, सोच के बताइए, ये तो मैंने आपको बता दिया। और यहां से हमें क्या मिले हैं? तांबे और कांसे की मूर्तियां, ठीक है भाई। तांबे और कांसे की मूर्तियां हमको मिली है, लेकिन कितनी? बोले 4 मिली है, 4। बोले कौन कौन सी? नंबर 1, नग्न पुरुष के साथ रथ की मूर्ति। दूसरी मिली है एक घोड़े की। तीसरी मिली है गैंडा की। चौथी मिली है हाथी की। ये इस तरीके से आपकी रही, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये इसका कंसेप्ट है कुल मिलाकर के। इसके अलावा और क्या मिला है? यहां से मिले हैं हमको कई और महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं।
मात्र देवी की मूर्ति मिली है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। और कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, कलश समाधान। लेकिन जब सब जगह तो कलश समाधान ही तो हुआ करते थे भाई, कोई बात ऐसी बात नहीं है। आपके इसमें एक चीज और है, गुलाबी बर्तन मिले हैं, गुलाबी मृदभांड है। बोले यहां से भी मिले हैं, और कहां से मिले हैं गुलाबी मृदभांड? आपके कायथा से मिले हैं, बैंगनी, ठीक है ना। ये कांसे के रथ की मूर्तियां हैं, ये रहे। और क्या क्या चीजें हैं यहां से हमें जो चीज मिली है वो पता चला है कि यहाँ के लोगों को एक चीज थी, एक बीमारी थी, दांत और स्किन की बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। दांत और स्किन की बीमारी, यानी कि दांतों में भी समस्या थी और उनकी स्किन पे भी समस्या थी। स्कर्वी रोग कहते हैं इसको, यह मिला है हमको। अब इसके अलावा यहां पर एक चीज और भी है, वो है आपका नेवासा। महाराष्ट्र में ही कौन सा है? नेवासा। इसको भी याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेवासा से हमें यहां पर मिले हैं आपके जूट यानी कि पटसन के साक्ष्य मिले। जूट यानी कि पटसन के हमको एविडेंस मिले हैं यहां से, ठीक है ना। टोटीदार बर्तन मिला है, टोटीदार बर्तन यहीं से हमको मिला है, जिस पर काले रंग से डिजाइन है, ये रहे आपके। और क्या मिला है? यहां से मिले हैं हमें रेशम और कपास के साक्ष्य मिले हैं, रेशम और कपास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब इसके अलावा आ जाइए आप गुजरात में। गुजरात में है रंगपुर और प्रभास पाटन, रंगपुर और प्रभास पाटन, ये रहे। यहां से हमें कई सारे सभी लगभग ताम्र उपकरण मिले हैं, ताम्र उपकरण हमको यहां से मिले ही मिले हैं। इसके अलावा आ जाइए तो आप क्या कहते हैं आपके, क्या बोलते हैं, गंगा घाटी में, गंगा घाटी में मिले हैं हमें आपके गेरू रंग के मृदभांड, गेरू रंग के मृदभांड की संस्कृति, मृदभांड संस्कृति। और इसका सबसे पहला साक्ष्य मिला है आपके बिसौली से, बिसौली बदायूं, यूपी। मैं इसको आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी संस्कृति आई, तो थोड़ा सा मैं आपकी ओसीपी, ओकर्ड कलर्ड पॉटरी कहते हैं इसको, यानी गेरुए रंग की मृदभांड की संस्कृति है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहां पर ताम्र पाषाण के उपकरण भी मिले हैं और ये भी है, ठीक है ना। और आपके यहीं से आपका यहीं पर एक है गोरखपुर में नरहल, नरहल गोरखपुर, गोरखपुर। और नरहन, कहीं कहीं नरहन लिखा रहता है, कहीं पर नरहल लिखा रहता है आपका, नरहन भी है नरहल भी है। वहां से हमें क्या मिला है? स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य हमको यहां से मिले हैं, ये रहे कुल मिलाकर के। और क्या मिला है? यहां से हारपून मिले हैं, हारपून बोले तो मछली का शिकार करने वाले कांटे, ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो आपके पश्चिम बंगाल में महेशदल, महिषादल, यहां से भी हमको साक्ष्य मिलते हैं महिषादल के, ठीक है ना। पांडु राजा ढीवी है, पांडु राजार ढीवी। ये हो सकता है आपसे स्थली पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है, किस काल से है, यहां से भी हमको एविडेंस मिलते हैं। और सबसे लास्ट है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, और ये सेम एज नवपाषाण काल है,
यहां कोई अंतर नहीं है। ये रहे। नवपाषाण काल में जैसा था वैसा ही दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल में भी है। वही स्थल है, बस तांबे के उपकरण मिले हैं। वही ब्रह्मगिरी है, वही आपका नागार्जुन कोंडा है, वही उत्तनूर है, वही कुपगल्लू है, वही संगन कल्लू है, वही सारे टी नरसिंहपुर है। ये सारे के सारे स्थल वही हैं। वहां पर वही राख के टीले मिले हैं। सब कुछ वही है ए टू जेड। तो अब मुझे बताइए, अब ये क्लास आप लोगों को पूरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? विद एक एक छोटे से छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में सारी चीजें आपकी कंप्लीट है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? मैंने चार्ट भी दे दिया, एक एक चैप्टर आपके टॉपिक के स्थल भी बता दिए, और साथ के साथ उनके मृदभांड की विशेषताएं भी बता दी। और देखेंगे तो इसके अलावा उनकी धर्म, उनकी कला संस्कृति, उनके शिल्प उद्योग, अर्थव्यवस्था, उनके समाधान, उनकी सामाजिक विशेषताएं, उनकी राजनीतिक विशेषताएं, और उससे पहले क्या क्या चीजें डेवलप हुई, इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हुआ, हिस्टोरियोग्राफी क्या है, ये सब मैंने आपको यहां पर बताया है। अब इससे ज्यादा गहराई से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ लिया तो फिर जिंदगी में दोबारा इस चैप्टर को कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना लिखा दिया है कि चाहे ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीजीटी पीजीटी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहा हूं। इससे ज्यादा क्या चाहिए यार? पढ़ लीजिए एक बार, वरना जिंदगी में कहते रहोगे यूट्यूब पर कोई पढ़ाता नहीं है, आपको गप्पे मारते हैं। और बस एक चीज आपसे चाहिए, इसको जितना हो सके लोगों तक फैला दीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जरूरत है इसकी, वो इसका यूज कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।